हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम आप लोगों का कैंसिल हुआ है, उसी के संबंध में यह जो क्लास है आप लोगों की हिंदी की, या फिर से एक एक टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। और जो बातें आप लोगों को न समझ में आई हो, जो कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो, उन चीज़ों को आप लोग अच्छे से यहाँ से कवर कर सकते हैं। और यह बात आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो हिंदी है आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल ही नहीं, आपकी किसी भी वनडे एग्जामों के लिए जिसमें हिंदी पूछी जा सकने की पॉसिबिलिटी है या पूछी जाती है, वहाँ से लगभग क्वेश्चन फंसने की पॉसिबिलिटी होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल की क्लास में हम लोगों ने स्वर को अच्छे तरीके से अध्ययन किया। उसके बाद व्यंजन के कुछ बातें हो चुकी थी, और कुछ बातें अभी भी बाकी हैं। और वह बाकी क्या है? चलिए शुरुआत करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। क्या अंतस्थ व्यंजन? सबसे पहले आज समझते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। देखिए, परिभाषा नहीं समझना है बातों को। जो आपके व्यंजन हैं, आप स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर को, व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजन को एक इमेजिन करिए। आप उस वर्ड को पढ़िए और महसूस करिए, शायद आपको किसी भी प्रकार की परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन मतलब वे व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, जिनके उच्चारण में नाम मात्र का स्पर्श होता है। नाम मात्र का। अब देखिए, अभी हम नाम मात्र लिखवा रहे हैं तो शायद आप लोग ना समझ पाए। सबसे पहले इसीलिए समझते हैं कि अंतस्थ व्यंजन वास्तव में है क्या। पहले उसको लिखिए, उसके बाद उसको पढ़िए, तो आप महसूस कराइए कि क्या सर वे व्यंजन या वही व्यंजन है जो नाम मात्र से स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। या रा ला वा कितनी होती है? 4 और या रा ला वा। अब चलिए इसको मैच कराइए या महसूस करिए। या रा ला वा, या रा ला वा, या रा ला वा। इसका मतलब है कि अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, लिखिएगा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के उच्चारण स्थानों को नाम मात्र स्पर्श करती है। बात को समझिए। तो अंतस्थ व्यंजन में आप या रा लावा 4 को रखते हैं कैसे? देखिए, कह रहा है जिनके उच्चारण में वायु मुख के उच्चारण स्थानों को नाम मात्र, इसी को समझना है। नाम मात्र क्या है? देखिए, आप पढ़िए या रा लावा। क्या पढ़ेंगे? या रा लावा। देखिए, नाम मात्र का ही तो स्पर्श हो रहा है। जो आपके वायु मुख के उच्चारण स्थान है, यह नाम मात्र ही तो क्या है? स्पर्श। नाम मात्र का तो स्पर्श कर रही है। या रा लावा, ऐसे देखिए, या रा लावा। इसलिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या रा ला वा। अब बात को और समझना है। यह जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इन्हें ऐसे लिखिएगा, या रा लावा को अर्धस्वर कहते हैं। देखिए, या रा लावा को अर्धस्वर इसलिए कहते हैं कि इसके आधे गुण स्वर जैसे होते हैं। या रा ला वा कहने का मतलब यह है, या रा लावा जो होता है या अर्धस्वर होता है, क्योंकि इसके आधे गुण स्वर की भांति होते हैं या स्वर जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, देखिए, कभी भी अर्धस्वर की बात करेंगे तो आप 4 तो आप याद रखिएगा, लेकिन इनमें से 2 विशेष रूप से उनको अर्धस्वर बोला जाता है। बातें समझ में आ रही है? तो बातें आप यहाँ पे याद ध्यान रखिएगा। ये जो या है और या जो वा है, इन्हें विशेष रूप से अर्धस्वर कहते हैं। विशेष रूप से अर्धस्वर कहते हैं।
बातें यहाँ तक समझ पाई। यारा लावा को अर्धस्वर कहते हैं। यारा लावा को अर्धस्वर इसलिए कहते हैं कि इसके आधे गुण स्वर जैसे होते हैं या स्वर के आधे गुण मिलते हैं, इसलिए इसे अर्धस्वर कहते हैं। लेकिन विशेष रूप से अर्धस्वर किसे कहते हैं? या और वा को विशेष रूप से अर्धस्वर कहा जाता है। क्या इतनी सी बात आप लोग अच्छे से समझ में आई? अगर चारों क्वेश्चन, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो चारों में से कोई एक ऑप्शन में दिखाई देगा तो वो तो अर्धस्वर होगा। लेकिन यदि चारों हूबहू में, जैसे मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक दिखाई दे, मान लीजिए इन दोनों में से वा दिखाई दिया, बाकी ये 3 दिखाई दिए, ये दो दिखाई दिए और एक कोई अलग दिखाई दिया। मेरे समझाने का सिर्फ एक मतलब है, चारों में से कोई एक दिखाई देगा तो अर्धस्वर होगा। अगर इन सभी में यदि ये दोनों दिखाई देंगे तो ये दोनों भी आपके अर्धस्वर होंगे। ठीक, क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन की जो वेराइटी होगी, वेराइटी के क्वेश्चन कराएंगे, वहां पे सारी चीजों को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक, जैसे ही आप लोगों का यह वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे 40 से 50 क्वेश्चन की एक अच्छी सी प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और सारी चीज़ों को वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कवर कराने का प्रयास करेंगे। समझ लीजिएगा, वो एक प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, आप समझिएगा एक क्लास जैसी भी फीलिंग आएगी वहाँ पे। ओके, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, इतना ध्यान रखेंगे कि जिन व्यंजन का उच्चारण हम करें और प्राणवायु नाम मात्र का टच करे, नाम मात्र का स्पर्श करे, वही क्या होती है? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, या रा लावा और या वा को दोनों को क्या बोला जाता है? विशेष रूप से अर्धस्वर की संज्ञा दी गई है। इतनी सी बात आप लोग समझ में आई हो तो चलिए अब शुरुआत करते हैं ऊष्म व्यंजन की। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन। देखिए, घर्षण का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जैसे आप कोई ऐसा काम करिए, देखिए पहले आप एक से एग्जाम्पल समझते हैं। यह जो ऊष्म व्यंजन होता है, सा, खा, सा, हा, देखिए एक तरीके की, देखिए आप जो आपके जब निकलने वाली वायु प्राणवायु उच्चारण स्थान और जिह्वा के मध्य में एक घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। देखो एक बात को समझिएगा, जब तक आप ऊष्म व्यंजन को, जो 4 व्यंजन है ऊष्म व्यंजन, जब तक आप उसको पढ़ करके महसूस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि ऊष्म व्यंजन वास्तव में होता है। आप पढ़िए, सा, खा, सा, हा। समझ में आ रही बात नहीं? सा, खा, सा, हा। देखिए सा, एक देखिए एनर्जी जैसी लग रही है कि नहीं, घर्षण हो रहा है या नहीं, इसलिए ये आपके सा, खा, सा, हा, ये चारों आपके क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, क्योंकि एक तरीके की एनर्जी लगती है। अब एक बात को समझिएगा, ये जो आपके सा, खा, साहा हैं, ये जो 4 आपके ऊष्म व्यंजन हैं, देखिए आप पढ़िए, सा, खा, सा, हाँ। देखिए एक थोड़ा सा आप पढ़ेंगे जब, तो देखिए एक पेट में एक अजीब तरीके से जैसे दम जैसी एनर्जी लग रही है, सा, खा, सा, हा, लग रही है ना एनर्जी। इसलिए देखिए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सॉरी, स्पर्श नहीं, संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि उस व्यंजन को हम पढ़ेंगे तो एक एनर्जी लगती है, एनर्जेटिक थोड़ा काम करना पड़ता है, इसलिए इसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? ऊष्म व्यंजन समझ में आया होगा, जहाँ पे उच्चारण स्थान और जिह्वा के मध्य एक घर्षण की करती हुई निकलती है, यही क्या होती है? आपकी ऊष्म व्यंजन होती है। जैसे शाखा, साहा, इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि एक एनर्जी लगती है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। देखिए एक बात को और समझिएगा, एक होता है आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है? ऐसा व्यंजन जो स्पर्श तो करे, स्पर्श भी हो और संघर्ष भी करना पड़ रहा हो, तो देखिए यह इसके भी 4 एग्जाम्पल हैं। 4 होते हैं, चा, छा, जा, झा।
तो इन चारों को तो हम लोगों ने क्या किया, स्पर्श व्यंजन में पढ़े थे। अब स्पर्श व्यंजन तो ये आपके हो गए भाई साहब, स्पर्श हो गए, लेकिन संघर्षी व्यंजन क्यों? क्योंकि ये देखिए च, छ, ज, झा, एनर्जी लग रही है कि नहीं, संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, चा, छा, जा और झा। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आई? स्पर्श व्यंजन समझ में आया, अंतस्थ व्यंजन समझ में आया होगा, ऊष्म व्यंजन समझ में आया, और आपको ये लास्ट वाला आपका कौन सा संघर्ष, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी समझ में आया होगा। इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। आप यहाँ तक पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, और हाँ, जो बातें आप लोगों को ना समझ में आई हो एक बार जरूर आप लोग अच्छे से क्या करें, कमेंट करें और बताएं कि सर यहाँ पे बातें नहीं समझ में आ रही है। देखिए हिंदी में जो आपके प्रायः जो आपके व्यंजन थे हमने उसको तो पढ़ाया, लेकिन जो अन्य व्यंजन हुआ करते हैं उनको समझते हैं। हिंदी में प्रयुक्त, हिंदी में प्रयोग होने वाले अन्य व्यंजन, प्रयोग होने वाले अन्य व्यंजन। ठीक, आइए समझते हैं अन्य व्यंजन। तो सबसे पहले समझते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिएगा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त का मतलब होता है जोड़, और व्यंजन का मतलब क्या होगा? व्यंजन। इसका मतलब संयुक्त का मतलब होता है जोड़, और ये व्यंजन का मतलब क्या होगा? व्यंजन। इसका मतलब किसका जोड़? व्यंजन का। इसका मतलब जोड़ कब होगा? जब दो व्यंजन बनेगा। इसका मतलब होता है कि दो व्यंजनों के जोड़ से या मेल से जो व्यंजन बनेगा उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन एक बात को बताओ, अगर दो व्यंजन हम लिख देते हैं, एक घा लिख देते हैं और एक गा लिख देते हैं, दोनों व्यंजन के जोड़ से हमने क्या बना दिया? घर बना दिया। क्या घर आपका संयुक्त व्यंजन है? नहीं है। क्या घर आपका संयुक्त व्यंजन है? जैसे हमने कह दिया गा प्लस मा, क्या बन जाएगा? गम, गम बन जाएगा। लेकिन गम क्या व्यंजन है? नहीं है। हमने परिभाषा आप लोगों को बताया कि संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है एक तरफ जोड़ और दूसरा व्यंजन। इसका मतलब दो व्यंजन के योग से जो बनेगा वही संयुक्त व्यंजन होगा। लेकिन सर यहाँ पे दो व्यंजन मिलकर के एक शब्द बना दे रहे हैं। एक गा प्लस मा, दो व्यंजन तो मिले लेकिन सर एक शब्द बना दिए गम। इसका मतलब क्या है कि क्या ये आपका व्यंजन होगा? नहीं, ये व्यंजन नहीं होगा। एक तरीके का ये क्या हो जाएगा? एक तरीके के शब्द का निर्माण हो जाएगा, एक तरीके का यह सार्थक शब्द हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए? अगर इतनी सी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए हों तो आप चलिए इसके आगे कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए इसका मतलब यह है कि संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन से तो मिलकर के बनेगा, लेकिन एक व्यंजन क्या होगा? एक व्यंजन आधा होगा और दूसरा क्या होगा? दूसरा व्यंजन पूरा होगा, और दूसरा व्यंजन पूरा होगा, पूरा होगा। अब जाकर के क्या निर्माण करेगा? संयुक्त व्यंजन। अब क्या निर्माण करेगा? संयुक्त व्यंजन निर्माण करेगा। बातें समझ में आई? जो अभी आप लोगों को हम बात समझाई यहाँ पे, घर का कॉन्सेप्ट और गम का कॉन्सेप्ट, ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा। देखिए अब कह रहा है एक व्यंजन आधा होगा और दूसरा व्यंजन पूरा होगा, तब जाकर के किसका निर्माण होगा? संयुक्त व्यंजन का। अब आप समझ लीजिएगा कि संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजन से मिलकर के बनते तो हैं, लेकिन पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, तब जाकर के संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे जैसे इसमें 4 होते हैं, या आप समझिएगा इसमें 4 व्यंजन होते हैं, मतलब संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। छा, त्रंग, ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन है। अब सर समझते हैं कि संयुक्त तो है, लेकिन ये किस किस व्यंजन से मिलकर के बने हैं? तो ये बने हैं भाई साहब का प्लस सा से। देखिए का प्लस सा दोनों तो व्यंजन है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हलंत लगेगा, अब जाकर के पूरा काम कंप्लीट होगा। ता प्लस रा, ये हो जाएगा जा प्लस इया, क्या हो जाएगा? जा प्लस इया। ये सा प्लस क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट करिएगा, हमने कहा कि एक व्यंजन आधा, मतलब एक व्यंजन बोले तो पहला व्यंजन आधा, तो पहला वाला व्यंजन देखिए ये जहाँ पे हलंत लगा है, ये समझ लीजिए सभी लोग क्या हैं? आधे हैं। ये सभी लोग अधूरे हैं या नहीं? तो एक व्यंजन जहां पे हलंत लगा है, पहला वाला व्यंजन आधा हो गया और दूसरा व्यंजन पूरा, मतलब इस पे हलंत नहीं लगा तो इसको पूरा माना जाता है, पूरा कहा जाता है। ये बातें समझ में आई? क्या संयुक्त व्यंजन आपको समझ में आया? संयुक्त व्यंजन मेरे दोस्त आप लोग याद रखिएगा,
ये विशेष ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके इस क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि यह संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट करके पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इस तरीके से कि छा को क्या लिखेंगे, त्रा को क्या लिखेंगे, ज्ञा को क्या लिखेंगे और सरा को क्या लिखेंगे। दिमाग फंसा देगा, यहाँ भी हलंत लगा देगा, यहाँ भी हलंत लगा देगा, पहला ऑप्शन दे देगा, आप वही टिक कर दोगे गलत वाला। ऐसा ज्यादातर होता है। जो क्वेश्चन की प्रकृति होती है, जो नेचर होता है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के नेचर में सबसे बड़ी बात होती है कि जो गलत ऑप्शन होते हैं हूबहू थोड़ी सी मिसप्रिंट, जैसे यहाँ पे हलंत नहीं लगाया, ऑप्शन पहला यही दे दिया और यहाँ पे हलंत लगा दिया। शायद सब लोग यही जल्दबाजी में कहते हैं कि यह क्वेश्चन आपका आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन को चेक ही नहीं करते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे कि यहाँ पे ये सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग संयुक्त व्यंजन को अच्छे से समझ पाए। संयुक्त व्यंजन आप लोग अच्छे से समझ पाए या नहीं? क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप इसको जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है आप लोगों को हिंदी पढ़ाने में। और शायद किसी भी प्रकार के कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ने का इरादा नहीं है, सब इरादे को बाई प्रैक्टिकल करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रैक्टिकल के माध्यम से महसूस करा कर। इतनी बातें आप लोगों को संयुक्त व्यंजन तक समझ में आई होगी। अब चलिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उच्छिद व्यंजन को पढ़ लेते हैं। उच्छिद व्यंजन के साथ द्वितीय व्यंजन को पढ़ लेते हैं, नासिक व्यंजन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को थोड़ा सा और आगे की ओर। ठीक, यहां तक आप लोग समझ में आई होगी बात। चलिए नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। एक व्यंजन है आपका अगला उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, जिनके उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण। जैसे द्विगुण व्यंजन की संख्या देखिए, द्विगुण व्यंजन जो होते हैं ये 2 होते हैं, ड़ा ढा। अब इसको आप पढ़िए, आप यदि इसको पढ़ते हैं ड़ा ढा, देखिए जीभ तुरंत ऊपर जा रही है। हमने यही कहा कि उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? तो उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा झटके से कहां पहुंची? ऊपर पहुंची। कुछ भी याद न रखिए यार, दुनिया की परिभाषा ये सब कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अब ये 2 बातों को आप पढ़िए, 2 शब्द जो उत्क्षिप्त व्यंजन में लिखा है इसी को आप पढ़िए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसकी परिभाषा क्या है, ये चाहता क्या है। ड़ा ढा, ड़ा ढा, देखिए झटके से ऊपर जीभ तनी की नहीं, ड़ा ढा मुड़ रही है ना, वही आपका क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा। बातें समझ पाए कि नहीं? बातें समझ में आई हो तो 1-2 बातें और समझते हैं। देखिए एक बातें और होती है उत्क्षिप्त व्यंजन में। उत्क्षिप्त व्यंजन मतलब इस शब्द का जो प्रयोग है और इस शब्द का जो प्रयोग है, ये कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं हो सकता है। मतलब द्विगुण शब्द का प्रयोग, द्विगुण का प्रयोग, द्विगुण या उत्क्षिप्त का प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, प्रारंभ में नहीं होता है, प्रारंभ में नहीं होता है। क्या इतनी सी बात आप लोग समझ में आई? देखिए द्विगुण का प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, मतलब इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग, ये जो दोनों व्यंजन हैं द्विगुण हैं, इसका प्रयोग किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, सड़क देख ले बीच में, फिर कह रहा है मेढक, इसी तरीके से कह रहा है लड़का, इसी तरीके से आपका क्या कहेगा? लकड़ी। अब देखिए जो आपको बात बताए उसी को आप फॉलो करिए। देखिए दूसरे नंबर पे, मतलब इस शब्द से शुरुआत हुई नहीं, ये देखिए दूसरे नंबर पे, ये देखिए दूसरे नंबर पे, और ये देखिए लास्ट में तीसरे नंबर पे। है या नहीं है भाई? तो यही बात है आपकी, द्विगुण व्यंजन का प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता है। बातें यहां तक समझ में आई होंगी। एक बात और है, इसी वर्णमाला में एक बहुत ही अच्छी बात है, आपका एक कॉन्सेप्ट और है, आपका आयोग वाह। आयोगवाह, देखिए इसे माना जाता है आयोगवाह को स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी।
स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी। अगर कोई भी एग्जाम में या कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ ले स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो हम कह देते हैं अयोगवाह, या आप इसको सरल भाषा में कह सकते हैं अयोगवाह। इसका प्रयोग ना तो स्वर और ना ही व्यंजन में किया जाता है। मतलब यह है कि अयोगवाह वे होते हैं जो स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी हैं। अयोगवाह ना तो स्वर से जुड़ते हैं और ना ही व्यंजन से जुड़ते हैं, इसे ही हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह में आपकी दो हो जाते हैं, एक हो जाता है अंक, अंक का मतलब हो जाता है क्या, अनुस्वार, और एक आपका क्या हो जाता है आहा, और आहा का मतलब क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, दो होती है, अंक और आहा, अनुस्वार एवं विसर्ग। इतनी सी बात समझ में आई होगी। अनुस्वार ना तो स्वर के साथ जुड़ते हैं और ना व्यंजन के साथ। आप कह सकते हैं अयोगवाह स्वर एवं व्यंजन के बीच, दोनों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। इतनी सी बात समझ में आई होगी। यहाँ तक मेरे दोस्त यह क्लास शायद आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी किया गया था। जो बातें आप लोगों को ना समझ में आई हो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ, इस मेहनत पर एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। दूसरी बात, आप लोगों को यह बताना है कि कल के कॉन्सेप्ट में आप लोगों का प्रयास यह रहेगा कि वर्णमाला ख़त्म हो जाए, और कल आपको बताना क्या है, आपको यह बताना है घोष के घोष अघोष बताना है, अल्प प्राण महाप्राण बताना है, और वर्डों के जो आपके वर्णमाला है, वर्णमाला के विभिन्न आपके जो उच्चारण स्थान है उनको बता करके इस प्रयास किया जाएगा कल आपका यह टॉपिक खत्म हो जाए। ओके, समझ में आई होगी सारी बातें। चलिए, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।